हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल JMS स्टडी पॉइंट। नागरी लिपि के लेखक है गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई। पाठ का नाम है नागरी लिपि। जिस लिपि में यह लेख छपा है उसे हम नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। करीब 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तक छपने लगी, इसलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली और खसकुरा व नेवारी भाषाएं भी इसी लिपि में लिखी जाती है। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। मराठी में सिर्फ एक अतिरिक्त क अक्षर है। हमने देखा है कि प्राचीन काल में संस्कृत व प्राकृतिक भाषाओं में ये ध्वनि थी और इसके लिए अनेक अभिलेख में अक्षर मिलता है। देवनागरी लिपि के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि संसार में जहाँ भी संस्कृत और प्राकृत की पुस्तकें प्रकाशित होती हैं वे प्रायः देवनागरी लिपि में ही छपती हैं। वैसे विदेशों के कुछ पंडित और उनका अनुकरण करते हुए कुछ भारतीय पंडित भी ऊपर नीचे कुछ चिन्ह जोड़ते हुए रोमन अक्षरों में भी संस्कृत और प्राकृत के उद्धरण एवं ग्रंथ छपवाते हैं। गुजराती लिपि देवनागरी से अधिक भिन्न नहीं है। बंगाल लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो बहन अवश्य है। हाँ, दक्षिण भारत की लिपियां वर्तमान नागरी से काफी भिन्न दिखाई देती हैं, लेकिन ये तथ्य हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आज कुछ भिन्न सी दिखाई देने वाली दक्षिण भारत की ये लिपियां तमिल, मलयालम और तेलुगु और कन्नड़ भी नागरी की तरह प्राचीन ब्राह्मी से ही विकसित हुई है। अभी कुछ समय पहले तक दक्षिण भारत में पोथियां लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता था। दरअसल नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिले हैं। दक्षिण भारत की ये नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती है और कोंकण के शिलाहार, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में हैं। पहल विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम और तेलुगु कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा था। फिर भी दक्षिण भारत में अनेक शासकों ने नागरी लिपि का इस्तेमाल किया है। राजराज व राजेंद्र जैसे प्रतापी चोल राजाओं और 11वीं सदी के सिक्कों पर नागरी के अक्षर देखने को मिलते हैं।
12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द नागरी लिपि में अंकित हैं। सुदूर दक्षिण प्राप्त गुण का पल्लम ताम्रपत्र और 9वीं सदी नागरी लिपि में है। इतना ही नहीं, श्रीलंका के प्रक्रम बाहु, विजय बाहु 12वीं सदी आदि शासकों के सिक्कों पर भी नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। दूसरी ओर उत्तर भारत में अल्पकाल के लिए इस्लामी शासन की नींव डालने वाले मुहम्मद गजनवी 11वीं सदी पूर्वार्ध के लाहौर के टकसाल में ढाले गए चांदी के सिक्कों पर भी हम नागरी लिपि के शब्द देखते हैं। इन सिक्कों पर एक तरफ कूफी लिपि में कलमा अंकित है तो दूसरी तरफ नागरी लिपि में अंकित है। अभ्यकतमेक मुहम्मद अवतार निरपति मुहम्मद। ये सिक्के 1028 ईस्वी में शुरू किए गए थे। स्मरण रहे कि लगभग इस समय के दक्षिण के चोल राजाओं के सिक्कों पर भी नागरी लिपि में लिखे गए शब्द देखने को मिलते हैं। मुहम्मद गजनवी के बाद के मुहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह आदि शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए हैं। बादशाह अकबर ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम सीता की आकृति है और नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित है। उत्तर भारत में मेवाड़ के गुहिल, सांभर, अजमेर के चौहान और कन्नौज के गहवाड़वाल और कठियावाड़, गुजरात के सोलंकी और आबू के परमार, जेचका भुक्ति के चंदेले तथा त्रिपुरा के कलचुरी शासकों के लेख नागरी लिपि में ही हैं। उत्तर भारत की इस नागरी लिपि को हम देवनागरी के नाम से जानते हैं। उपयुक्त जानकारी से स्पष्ट हो जाता है कि ईसा की 8वीं-9वीं सदी से नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था। यह एक सर्वदेशिक लिपि थी। गुप्त काल की 12वीं लिपि तथा बाद की सिंधम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें या छोटे ठोस तिनकोन है, लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान ये है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीर बन जाती है और ये शिरोरेखाएं उतनी ही लंबी रहती है जितनी कि अक्षरों की चौड़ाई होती है। हाँ, कुछ लेखों के अक्षरों के सिरों पर अब भी कहीं-कहीं तिनकोन दिखाई देते हैं। दूसरी स्पष्ट विशेषता ये है कि इस प्राचीन नागरी के अक्षर आधुनिक नागरी से मिलते जुलते हैं और इन्हें आसानी से थोड़े अभ्यास के बाद पढ़ा जा सकता है। हम बता चुके हैं कि दक्षिण भारत से नंदी नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लग जाते हैं और उत्तर भारत से 9वीं सदी से, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आमुक निश्चित समय से ही नागरी लिपि की शुरुआत होती है। नागरी जैसे अक्षर कुछ पुराने लेखों में दिखाई देते हैं,
और पुरानी शैलियों के कुछ अक्षर नागरी लेखों में भी दिखाई देते हैं। अब हम ये देखना है कि इस नई लिपि को नागरी, देवनागरी या नंदी नागरी क्यों कहते हैं। नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। एक मत के अनुसार गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहले पहल इस लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। इस मत को स्वीकार करने में अनेक अड़चनें हैं। एक अन्य मत के अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर है, परंतु काशी देवनागरी है, इसीलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। स्पष्टतः ये एक संकुचित मत है। अल-बेरूनी ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, अतः ये स्पष्ट है कि 1000 ईस्वी के आसपास नागर या नागरी नाम अस्तित्व में आ चुका था। दरअसल ये शब्द और भी कुछ पहले अस्तित्व में आ चुका था। इतना निश्चित है कि ये नागरी शब्द किसी नगर अर्थात बड़े शहर से संबंधित है। पादपदिक्तकम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र पटना को नगर कहते हैं। हम ये भी जानते हैं कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नगर शैली कहते हैं, अतः नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े शहर से संबंध रखता है। असंभव नहीं है कि ये बड़ा नगर प्राचीन पटना ही हो। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता होगा। देवनागरी की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपियों को बाद में देवनागरी नाम दिया गया होगा, लेकिन ये सिर्फ एक मत हुआ। हम सब प्रमाण नहीं बता सकते ये देवनागरी नाम कैसे अस्तित्व में आया। ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को नंदीनागरी कहा है। विजयनगर के राजाओं के लेख कन्नड़, तेलुगु और नागरी लिपि में मिलते हैं। जानकारी मिलती है कि विजयनगर के राजाओं के शासन काल में ही पहले पहल वेदों के लिपिबद्ध किया गया है। ये वैदिक साहित्य निश्चय ही नागरी लिपि में लिखा गया होगा। विद्वानों का ये भी मत है कि वाकाटकों और राष्ट्रकूटों के समय के महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नंदीनगर आधुनिक नांदेड़ की लिपि होने के कारण इसका नाम नंदीनागरी पड़ा। लेकिन हमें नामकरण के इस झंझट में अधिक नहीं पड़ना चाहिए। ये किसी नगर विशेष की लिपि नहीं थी, क्योंकि ईसा की 8वीं-11वीं सदियों में हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखते हैं। उस समय यह एक सर्वदेशिक लिपि थी। देश भर से नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिले हैं। इस नागरी लिपि के उदय के साथ भारतीय इतिहास व संस्कृति के एक नए युग की शुरुआत होती है। भारत
इस्लाम के संपर्क में आता है और बाद में 13वीं सदी से इस्लामी शासकों का शासन आरंभ होता है। नए संप्रदाय अस्तित्व में आते हैं। भारतीय समाज में बहुत से संप्रदायों को एक व्यापक नाम मिलता है, हिंदू समाज व हिंदू धर्म। नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती हैं। 8वीं-9वीं सदी से आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। हिंदी के आदि कवि सरहपाद 8वीं सदी के दोहा कोश की तिब्बत से जो हस्तलिपि मिली है वे 10वीं-11वीं सदी की लिपि में लिखी गई हैं। नेपाल से और भारत के जैन भंडारों से भी इस काल की बहुत सारी हस्तलिपियां मिली हैं। इसी काल में भारतीय आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बंगला आदि जन्म ले रही थी। इसी समय से इन भाषाओं के लेख भी मिलने लग जाते हैं। दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं विशेषतः तमिल भाषा अधिक प्राचीन है, लेकिन इन भाषाओं के लेख भी इसी समय से मिलने लग जाते हैं। इन भाषाओं के लिए दक्षिण भारत में विकसित ब्राह्मी लिपि का कुछ स्वतंत्र विकास हो रहा था, परंतु दक्षिण भारत में नागरी लिपि का खूब व्यवहार था। दरअसल नागरी से आरंभिक लेख हमें विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश से मिलते हैं। अनेक विद्वानों का मत है कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट राजा दंतीदुर्ग का समागम दानपत्र है। दंतीदुर्ग ने ही राष्ट्रकूट शासन की नींव डाली थी। ये राष्ट्रकूट शासन मूलतः कर्नाटक के रहने वाले थे और इनकी मातृभाषा कन्नड़ थी, परंतु ये खानदेश विदर्भ में बसे गए थे और दंतीदुर्ग के बाद उसका चाचा कृष्ण राष्ट्रकूट की गद्दी पर बैठा। इसी कृष्ण के शासनकाल में एलोरा, प्राचीन एलापुर वेरुल में अनुपम कैलाश मंदिर पहाड़ को काट कर बनाया गया था। कृष्ण के कुछ लेख भी मिले हैं। 9वीं सदी में अमोघवर्ष के एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा हुआ। इसी अमोघवर्ष ने राष्ट्रकूट की नई राजधानी मन्यखेड़ की नींव डाली। अमोघवर्ष के शासनकाल में ही जैन गणितज्ञ महावीराचार्य ने गणितसार संग्रह की रचना की थी। ईसा की 8वीं सदी में पश्चिम महाराष्ट्र के कोंकण के प्रदेश में शिलाहारों का राज्य स्थापित हो गया था। 11वीं सदी में इनकी एक शाखा का राज्य कोल्हापुर सतारा प्रदेश में भी स्थापित हो गया था। इन शिलाहारों के अनेक नागरी लेख मिले हैं। 11वीं सदी से नागरी लिपि प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं। अक्षी
कुलाबा जिला से शिलाहार शासक केशीदेव का एक शिलालेख 1012 ईस्वी में मिला है, जो संस्कृत मराठी भाषाओं में है और इसकी लिपि नागरी है, परंतु दिव्य रत्नागिरी जिला ताम्रपट्ट पूर्णतः मराठी में है। इसे मराठी का अधलेख माना जाता है। नागरी लिपि में लिखा गया है। ये ताम्रपट्ट 1060 ईस्वी का है। कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान जैन का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ये गोमटेश्वर का भव्य पुतला खड़ा है। इस स्थान से विविध भाषाओं और लिपियों के अनेक लेख मिले हैं। ये है श्री गंगाराजे सुतलय करवियल। एक अन्य नागरी लेख में लिखा है कि श्री चावुंडेराज के करविया ले। ये लेख दक्षिण शैली की नागरी लिपि में है। देवगिरी के यादव राजाओं के नागरी लिपि में बहुत सारे लेख मिलते हैं। यादव राजा रामचंद्र 13वीं सदी के ताम्रपत्र में ए और ओ की मात्राएं अक्षरों की बाईं ओर है। कल्याण के पश्चिम चालुक्य नरेशों के लेख में भी नागरी लिपि में है। नरेशों के लेख में भी नागरी लिपि में है। उड़ीसा कालिंग प्रदेश में बराही की एक विशेष शैली कालिंग लिपि का अस्तित्व था, परंतु गंगवंश के कुछ शासकों के लेख नागरी लिपि में भी मिलते हैं। नागरी लिपि के कुछ लेख न केवल पश्चिम तथा पूर्व भारत से बल्कि सुदूर दक्षिण भारत से भी मिले हैं। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से राजा वरगुण के वल्यम ताम्रपत्र मिले हैं। प्रथम ताम्रपत्र तमिल से शुरू होता है, परंतु इसकी दूसरी ओर से नागरी लिपि संस्कृत भाषा का लेख शुरू होता है। यह ईसा की 9वीं सदी का है। उत्तर भारत में पहल गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिलती है। अनेक विद्वानों का मत है कि ये गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। ईसा की 8वीं सदी पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया और बाद में कनौज पर भी अधिकार कर लिया था। महिर भोज और महेंद्र पाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। महिर भोज की ग्वालियर प्रशिक्षित नागरी लिपि में है। धारा नगरी का परमार शासक भोज अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है, परंतु इस शासक के बहुत कम अभिलेख मिले हैं। इस राजा के वंशवाड़ और वेतमा दानपत्र क्रमश कोनकाविजय तथा कोनकाविजय पर्व के अवसरों पर दिए गए थे। वेतमा इंदौर के समीप दानपत्र 1020 ईस्वी का है। हमने इन्हीं आरंभिक नागरी लेखों की संक्षिप्त चर्चा की है, जो देश के विभिन्न भागों से
मिले हैं। 12वीं सदी के बाद हम उत्तर भारत के सभी हिंदू शासकों के देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। हमने ये भी देखा कि कुछ इस्लामी शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी लेख अंकित किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू टू वॉचिंग माय वीडियो।